अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जी, और बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और वो तमाम हमारे देखने सुनने वाले जो खास तौर पे पाकिस्तान से हमें मैसेज करते हैं यूट्यूब पर आकर और कहते हैं कि तुम नमस्कार से शुरू करती हो, सलाम नहीं करती। उन सबसे मेरा ये कहना है कि तेल महंगा हो गया, फिर भी थोड़ा सा लेके कान में डाल लें तो शायद आपका कान खुल जाए और आपको सुनाई दे कि मैं सलाम भी करती हूँ और नमस्कार भी बोलती हूँ। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब, वो ट्रम्प जो है वो चाइना पहुंचे और बड़ी दोस्ती यारी नजर आ रही है। और ऐसे में वैसे तो भारत जो है उसकी भी चाइना से नहीं बनती और एक तरह से अमेरिका की भी पहले कहा यही जाता था कि नहीं बनती। इसी वजह से भारत और अमेरिका के टर्म्स जो थे वो काफी अच्छे जा रहे थे। अब आप लोग क्या करेंगे, इसलिए कि अब तो ट्रम्प चाचा जो हैं वो चाइना की तरफ हो गए हैं और चाइना से वो अपने लिए दुहाइयां लगा रहे हैं। ऐसे में भारत कहाँ स्टैंड करता है? देखिए आरजू जी, पॉइंट में आपके दम है कि अगर चाइना इंडिया फ्रेंडशिप का अगर बेसिस था कि चाइना नहीं, सॉरी, इंडिया यूएस की रिलेशनशिप का बेसिस अगर ये था जो आप लोग कहते थे कि उनको चाइना को कंटेन करना है, और चूंकि वो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं इसलिए इंडिया से भी रिलेशनशिप वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंडिया विल प्ले एज अ काउंटर वेट टू द चाइनीज increasing what do you call interference or increasing weight in the international relations. तो उसको देखते हुए ये जो मूवमेंट है या ये जो एक्शन है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, वो काफी सिग्निफिकेंस है, उसकी काफी सिग्निफिकेंस है। वो इसलिए उसका सिग्निफिकेंस है क्योंकि वो एक तरीके से मेंड वेज कर रहे हैं चाइना के साथ इन ऑर्डर टू रिमूव द डाउट्स और टू मेक द रिलेशनशिप बेटर। अब ये तो देखने वाला ही समय होगा कि क्या वाकई में ये जो ट्रम्प साहब अटेम्प्ट कर रहे हैं वो कोई रिजल्ट लाता है अमेरिका के लिए या नहीं लाता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं या बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो कि इतनी आसानी से रिजॉल्व नहीं होंगे। ताइवान एक बहुत बड़ा मुद्दा है अमेरिका और चाइना के बीच में। उसी तरीके से मागा की लेकिन सॉरी सर आपकी बात काटी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ताइवान का बता सकेंगे, अब वो मुद्दा क्या है? अक्सर लोग जो है वो ये भी पूछते हैं कि ताइवान को लेकर इशू क्या है। देखिए, ताइवान को लेकर इशू बहुत सिंपल है। जो आज चाइना है वो कम्युनिस्ट चाइना है। 1930s के उसमें जब 1930s में जब चाइना जो था वो उस पे जापानीज इन्फ्लुएंस था, जापान के कंट्रोल में उनकी काफ़ी टेरिटरी थी और अमेरिका और कुछ वेस्टर्न पावर्स थी जो कि चाइना के ऊपर हावी थी। तो ऐसे में वहाँ पे एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बनी चाइना में, जिसने कि चाइना के ऊपर रूल करना शुरू किया। उसके काउंटर में, उस नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के काउंटर में एक कम्युनिस्ट चाइना जो था उसको भी लाया गया। आप उसका ठीक रोल प्ले इंडिया में देखती हैं कैसे नरेंद्र मोदी जी, जो कि एक नेशनलिस्ट शब्द से मुझे बहुत एलर्जी है, वो एक राष्ट्रभक्त हैं, वो एक राष्ट्रवादी हैं, उसके अगेंस्ट में एक कम्युनिस्ट पावर इंडिया में तैयार करने का प्रयास हमेशा से किया जाता है, जो सफल भी हुआ था। कम्युनिज्म ने भारत को रूल किया 1952 से लेकर के इफेक्टिवली 2014 तक। मगर अब कम्युनिज्म को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है और कम्युनिस्ट पॉलिसी की जगह लोग वापस से राष्ट्रवाद जो है वो डिफीट करता हुआ दिख रहा है इंडिया में। उसी तरीके से चाइना में जब ये कम्युनिस्ट जो थे वो राइज करने लगे तो चाइना की जो राष्ट्रवादी और नेशनलिस्ट सरकार थी वो उनसे टक्कर लेने लगी। एक समय ऐसा आया कि जो कम्युनिस्ट चाइना था और राष्ट्रवादी चाइनीज जो थे वो आपस में लड़े और कम्युनिस्ट चाइना ने राष्ट्रवादियों को हरा दिया। उसके बाद जो राष्ट्रवादी थी वो वहां से भाग करके, मेनलैंड चाइना से भाग करके, वो ताइवान एक आइलैंड है वहां पे जाकर के उन्होंने रिफ्यूज लिया और वहां पे उसको वो गवर्न करते रहे। तब से जो कम्युनिस्ट चाइना है वो चाहता है कि ताइवान के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल हो जाए, वहां की जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है वो गिव इन कर दे और वहाँ कम्युनिस्ट चाइना का पार्ट वो बन जाए। इसलिए वो ताइवान को चाइना का पार्ट मानते हैं और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो है वो जो
ये कम्युनिस्ट चाइनीज गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, वो कहती है ये चाइनीज नहीं है, या चाइनीज जो नेशनलिज्म है उसको डिपिक्ट नहीं करते हैं। यही मेन मुद्दा है। तो ये जो वेस्ट है उसने भी बहुत दिन तक जो कम्युनिस्ट चाइना है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, बल्कि जो है वो ताइवान को रिकॉग्नाइज किया गया था, इवन यूनाइटेड नेशन में और WTO में, फोर्मोसा कहते थे उसको। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट था वेस्ट का कि वो ताइवानीज चाइना को वो मेन चाइना मानते थे, यूनाइटेड नेशन में भी उनकी रिप्रेजेंटेशन हुआ करती थी, मेन वो कम्युनिस्ट चाइना की नहीं हुआ करती थी, और WTO में भी इसी तरीके से चाइना को बाहर रखा गया था बहुत समय तक। बाद में धीरे धीरे यही जो कम्युनिस्ट चाइना को वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता था, इसका रोल रिवर्सल शुरू किया वो जो एक अमेरिकन वो थे, उनका नाम मेरे दिमाग से, 1970s में वो गए अमेरिकन डिप्लोमेट हेनरी किसिंजर अमेरिका चाइना गए और उन्होंने अमेरिकन को ये समझाया कि जो ताइवानीज चाइना है वो रियल चाइना को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आप कब तक जो है मेन लैंड चाइना जो इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा वो उसका पॉपुलेशन है, उससे आप कब तक काट करके रखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से। तो फिर उन्होंने रोल रिवर्सल किया, हेनरी किसिंजर गए वो चाइना में, वहां पे उन्होंने देन चाओपिंग के साथ बातचीत की, इकोनॉमिक कोऑपरेशन शुरू हुआ, और वही जो था हेनरी किसिंजर का जो ट्रिप था चाइना में, उसने जो है पूरी की पूरी बाजी पलटी। तो आज भी जो ताइवान है वो नेशनलिस्ट चाइनीज गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है, जबकि बाकी जो मेनलैंड चाइना है वो कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये वही लड़ाई है। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन अभी इस वक्त सर, जैसे हमने शुरू में स्टार्ट लिया था कि अब भारत किस तरह से डील करेगा, क्योंकि अब तो चाइना और अमेरिका जो है वो साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि ये आर्टिफिशियल तरीके से, बल्कि आज मैं जो गौरव की एक वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पे, और उसमें वो यही कह रहे थे कि भरोसा नहीं है एक दूसरे के ऊपर, और चाइना ने जितने भी गिफ्ट्स दिए थे डोनाल्ड ट्रम्प को, वो उन्होंने वो जो जहाज के नीचे एक हिस्सा लगा होता है, डस्टबिन समझ लें एक तरह का, तो उसमें फेंक दिए। कि फोन भी ऐसे लेकर गए थे जो होते हैं ना फोन्स जिन्हें यूज किया जाता है और फिर फेंक दिया जाता है। तो ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं है अमेरिका और चाइना को एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसे में ये लोग कैसे काम कर पाएंगे और भारत क्या करेगा इस बीच में? देखिए आरजू जी, ये जो ट्रम्प की पॉलिसी है वो आउटलायर है। ट्रम्प जो है वो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं। तो जो असेसमेंट है एस्टैब्लिश्ड अमेरिकन थिंक टैंक की कि चाइना इन लॉन्ग टर्म इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, the ever increasing influence of China would be detrimental to the interest and influence and it to certain aspect hegemony of China too. ठीक है ना? एक मिनट आप होल्ड कीजिए जरा। डॉक्टर साहब का कोई फोन आ गया और कुछ देर में खैर वो हमें दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, तो अपनी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, जैसे मैंने कहा कि मैंने आज इंस्टाग्राम पे मेजर गौरव की वीडियो में देख रही थी, और उसमें वो यही बता रहे थे कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं है अमेरिका और चाइना को। खैर हो भी नहीं सकता, जब आपकी किसी से इतना अरसे लड़ाई रही हो तो ट्रस्ट कैसे आ सकता है? जी डॉक्टर साहब। सॉरी क्षमा कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फोन आ गया था। नहीं इट्स ओके जी। कल असल में यूनिवर्सिटी में एग्जाम है मेरे, तो उसी से रिलेटेड कुछ था। तो पॉइंट देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप का, इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर चाइना और अमेरिका क्लोज आते हैं, क्योंकि दोनों रिलेशनशिप हमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि दोनों रिलेशनशिप जो है वो एट द कॉस्ट ऑफ अदर नहीं है। आपको हमसे रिलेशनशिप बनाना है, वेल एंड गुड, वी आर मोर देन हैप्पी टू वॉक द पाथ। बट ये है कि अगर आप हमें यूज करेंगे एज अ काउंटर फोर्स, एज अ काउंटर वेट टू चाइना, so perhaps that is going to boomerang, it will not bear you the desired रिजल्ट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। हम आपका टूल नहीं बने। तो उसी तरीके से अब कोरोना के समय में सबने देखा कि अगर आपकी चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंस है
फॉर द गुड्स, तो आपको उसके रिजल्ट पे करने पड़ेंगे। तो इंडिया इज नॉट मियरली जिसे कह लीजिए कि वो है कोई टिश्यू पेपर है जिसको वो यूज करेंगे और वो फेंक सकते हैं। इंडिया एक आवश्यकता है उनकी, क्योंकि इंडिया का साइज और पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि अगर वो चाइना से लॉजिस्टिक्स या दूसरे जो उनके सप्लाई चेन की गुड्स है उसको वो अगर आउटसोर्स करते हैं तो उतनी बड़ी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए कि चाइना जितना प्रोडक्शन आप कर सको। तो कौन है चाइना के अलावा? ये छोटी छोटी कंट्रियां हैं, वियतनाम है, मतलब या फिलीपींस है, या ये इनकी कैपेसिटी उस लेवल की नहीं है कि वो उसको उस लेवल पे जो है जिसको स्केलिंग अप कहते हो वो वर्ल्ड की इकोनॉमिक जिनको गुड्स प्रोवाइड कर सके। इंडिया जो है पूरे विश्व में इकलौता वो है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द साइज, जो चाइना को टक्कर दे सकता है उस तरीके के जो सप्लाई चेन को मेंटेन करने में। क्योंकि 100% तो चाइना से बाहर लाएंगे नहीं, तो अगर मान लीजिए वो 50%, 60%, 70% ला रहे हैं, तो आप कहाँ दीजिएगा इसको? कौन सी ऐसी कंट्री है जो इतना वर्कफोर्स लगती है, इतना पावर और पोटेंशियल लगती है इस तरीके के इकोनॉमिक आउटपुट को देने के लिए, जो विश्व की डिमांड्स को पूरा कर सके? क्योंकि देखिए जो यूरोप है और जो वेस्ट है वो एक तरीके से शिफ्ट कर चुका है अपनी जो जरूरतमंद जो रोजमर्रा की जरूरतमंद की चीजें हैं वो चाइना से लेने के लिए। मैं यूरोप में रह चुका हूँ और 10-15 साल में मैंने ये देखा है कि अगर आप चाइनीज गुड्स हटा दें तो यूरोप में तो ठंड से भी ठंड को भी सामना करने में उनकी हालत खराब हो जाएगी। जिस तरीके के जो कपड़े हैं, चीप कपड़े, बिकॉज यूरोप एज अ कंट्री रिच हो सकता है बट उनका जो पॉपुलेशन है वो एक एवरेज जो इनकम पॉपुलेशन है। सर मेड इन चाइना तो हर जगह है सर, मेड इन चाइना तो आपके यहाँ भी भरा पड़ा है। आपके यहाँ तो आजकल वो रक्षाबंधन और करवा चौथ और हर चीज की चीजें चाइना से ही बंद करा रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, एकदम सही कह रही हैं कि तो हम तो वो कह रहे हैं, हम उसको धीरे धीरे काउंटर कर रहे हैं, धीरे धीरे। जैसे जो हमारे यहाँ ये सोसाइटी दिवाली की, होली के जो सामान होता है वो भी वहीं से आता है। हाँ, तो अवेयरनेस बढ़ाया जा रहा है। जो ट्रेडर्स है वो उसका अपोजिशन कर रहे हैं। देखिए अल्टीमेटली होता ही है कि अगर एक ट्रेडर एसोसिएशन उसको दुकान में रखेगा तो मैं तो जाकर के खरीदूंगा, मुझे क्या पता इतना यार इतना टाइम का है। मेरा मान लिया कोई छोटा बच्चा है, वो कहा पापा ये खिलौना दिला दो, वो खिलौना देगा, वो कौन देख रहा है मेड इन चाइना है या क्या है। इवन हमारे यहाँ तो ये हो गया था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो भी चाइना से प्रोडक्शन मंगवाती थी, उसके पीछे खाली अपना ठप्पा। वो तो ठीक है सर, लेकिन अगर आप दिवाली और होली के फेस्टिवल की चीजें भी नहीं बना पा रहे तो फिर आप बना क्या रहे? इसलिए कि अगर आप लोग पटाखे, फुलझड़ियां, लाइट्स अगर आप वो भी नहीं बना रहे, ठीक है बच्चे ने कहा गाड़ी ले दो, नहीं पता, लेकिन लाइट्स तो बनाई जा सकती है। हर साल फेस्टिवल आता है तो आप लोग क्यों नहीं बनाते? इसी तरीके से होली का फंक्शन आता है, वो फेस्टिवल आता है तो आप लोग क्यों नहीं बनाते? राखी का आता है, वो जो रक्षाबंधन पे वो जो राखी बांधी जाती है वो भी मेड इन चाइना आ रही है, क्यों आ रही है? आप लोग क्यों नहीं बना रहे? मतलब ये चीज मुझे बहुत अजीब लगती है समटाइम। नहीं, हम बना रहे आरजू जी, बट जो ट्रेडर्स है उसको वो इतना सस्ता पड़ता है, जो चाइना से आता है वो इजी पड़ता है, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत होती है तो लोग उसको खरीद लेते हैं, ट्रेडर्स खरीदते हैं ना। देखिए एंड यूजर्स की, देखिए WTO रिजीम में गवर्नमेंट इसको बैन नहीं कर सकती, क्योंकि जब एक इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, हालांकि चूंकि इंडियन जैसी कंट्रियां जो है वो कुछ ज्यादा ही लॉ को लेकर के अबाइड हो जाती है। बैन की बात नहीं हो रही, लेकिन जो आप लोग बार बार कहते हैं मेड इन इंडिया जो करते हैं, तो आप अपनी खुद के फेस्टिवल की चीजें नहीं मेड इन इंडिया बन रही है या लोग खरीद रहे हैं, तो उस बात को मैं कह रही हूँ। मैं वही समझा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं बन रही है, दुकानदार उनसे नहीं खरीद रहा है क्योंकि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो जो है वो चाइना से आए हुए गुड से कम है। आप समझिए वो प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे। अब जैसे आप ऐसे देख लेना, एक लोकल हमारे यहाँ जो है दिया बनाने वाले जो पॉटरी बनाते हैं ये सब है, उनसे भी लोग नहीं खरीदते, चाइनीज दिए खरीदना शुरू कर दिया था। अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है तो गवर्नमेंट इसमें कुछ कर नहीं सकती है, समाज का काम था, ट्रेडर्स का काम था। तो मैंने देखा है इस बार का जो ट्रेडर एसोसिएशन है उसने बताया कि हमारी जो चाइना से ट्रेड होती थी इस तरीके की गुड्स की वो बहुत घटा है, धीरे धीरे कम होगा। अब एकदम आप शून्य तो नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोग हैं वो तो अपना प्रॉफिट देखेंगे और हर चीज में राष्ट्रभक्ति नहीं चलती ना। आपको अगर पैसे का मुनाफा होता है तो लोग पैसे के लिए अपना प्रॉफिट भक्ति की वजह से नहीं, लेकिन इंडिया चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। मैं अगर कहीं पाकिस्तान से बाहर जाऊं और मुझे फोन लेना हो या मुझे लैपटॉप लेना हो या कोई और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक लेनी हो तो मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि वो मेड इन चाइना ना हो।
जर्मनी की बनी हुई हो, इवन मैं किचन के आप एक ब्लेंडर मिनट लेकर लेकर आती हूँ ना दुबई से, वो भी जर्मनी का लाती हूँ। आरजू जी, आप 1 मिनट कंटिन्यू कीजिए, मैं आ रहा हूँ, बस 1 मिनट कंटिन्यू। जी, बिल्कुल। लेकिन ज़ाहिर है अगर इस किस्म का सामान जो कि हर बार फेस्टिवल होता ही है, वो भी अगर चाइना से बनकर आ रहा है तो यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उसमें ये कहना कि वो क्योंकि बस सस्ता मिलता है और इंडिया में जो बनता है वो महँगा मिलता है, तो बहरहाल ये वाली लॉजिक जो है मेरी समझ से तो बाहर है। क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि बहुत सारा सामान जो है वो चाइना से ही आता है और चाइना का ही जो है वो अवेलेबल भी होता है। तो ऐसे में लोगों की कोशिश होती है कि अगर कहीं कंट्री से बाहर जाएं, अगर कंट्री के अंदर भी हैं तब भी ढूंढ ढांड के लोग कोशिश करते हैं कि मेड इन चाइना जो है वो सामान थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, इसलिए कि उनका यही है कि चला चला नहीं चला वो वाली बात आ जाती है। जी डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल, आप वही सही कह रही हैं। तो वही रीजन है, धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी लोगों में, एक दिन में नहीं आती। और पहले पिछली जो सरकारें थी वो उनका इंटरेस्ट इतना नहीं था इंडिया में, उन्होंने इस चीज को प्रमोट किया, इसको होने दिया। तो अब धीरे धीरे आप असर खत्म करेंगे, एक दिन में तो नहीं होगा ना। और जो मैं कह रहा था राष्ट्रभक्ति वाली, मतलब देखिए मैं अगर राष्ट्रभक्त हूं भी, पर मुझे अपने घर का परिपेट तो चलाना है। तो अगर मुझे उससे मुनाफा हो रहा है, कोई मुनाफा हो रहा है, तो मैं अपने बच्चे का जो अगर मेरा लाभ है उसमें, और मेरे बच्चे की स्कूल की फीस आनी है, मुझे डे टू डे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, मैं छोटा दुकानदार हूं, तो मैं उसको क्यों नहीं उसका क्रय विक्रय करूंगा, उसको क्यों नहीं खरीदूंगा, बेचूंगा। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है। जब इंडिया इस तरीके के गुड्स को रीजनेबल कॉस्ट पर बनाना शुरू करेगा तो उसका असर दिखेगा, और बहुत हद तक इसका असर दिख भी रहा है। मगर फिर भी अभी चाइना इज अ जायंट भाई, चाइना इज अ जायंट व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्शन। आप उनसे मैच नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन सर इस वक्त लास्ट में हम ये बात भी करना चाहेंगे कि ये भी कहा जा रहा है कि ट्रम्प का जो विजिट था चाइना का वो एक फेल्ड विजिट कहलाएगा, ट्रम्प को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। देख, तो ट्रम्प साहब जो मांग रहे हैं वो कौन मांगेगा? आई एम सॉरी टू यूज माय वर्ड, वो सबसे कह रहे कि एवरीवन इज किसिंग माय वाइट पेल ASS। वो सबको तो यही कह दे रहे हैं कि हर कोई तो उनका पिछवाड़ा पप्पी देने में तुला हुआ है, तो कौन उनके लिए लगेगा? तो उनकी डिमांड्स अनरीजनेबल है। चाइना तो थ्राइव करता है, अमेरिकन कंपनी वहां जाकर के मैन्युफैक्चर करती है। आप चाइना में जाके खड़े होकर के अगर अमेरिकन कंपनी को कहोगे कि तुमने चाइना में बनाया और अमेरिका में बेचा, तो हम तुम्हारे ऊपर 200% टैरिफ लगा देंगे। तो आप ऐसी डिमांड्स कैसे कर सकते हो? अब ये बात अलग है कि अमेरिका की डिमांड जस्टिफाइड है या नॉन जस्टिफाइड है, बट वो डेट्रीमेंटल टू चाइनीज इंटरेस्ट तो है ना। चाइना जो है अब उसकी इतनी इकोनॉमिक माइट हो चुकी है कि वो वर्ल्ड को अपने तरीके से देखना चाहता है। वो चाइना भी किसी तरह के नियमों को नहीं मानता। पूरी विश्व के नियम मानने का काम इंडिया ने किया हुआ है। इंडिया WTO मान रहा है। इंडिया जी न्यूक्लियर वेपन भी, हमारे यहाँ पे लोग खड़े होकर के पार्लियामेंट में जी अब हमें मॉरल अथॉरिटी चाहिए, हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं करना चाहिए। अजीब अजीब तरीके के थॉट प्रोसेस है लोगों को। इंडिया के अलावा पिछले 70 साल में जो हमारी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन रही है, उसका तो आउटलुक था इंडिया को लेके, वो एक्सटर्नल था। वो इंडिया को विश्व के परिधि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो भी हमारे बारे में क्या कहेगा, हमें उसको खुश करना है। एक अपीजमेंट की पॉलिसी 70 साल से रही है। अब ये जो नॉन चैलेंज गवर्नमेंट आई है ना, दे आर अनअबैशेडली, जिसको कहते हैं ना, दे आर इंडियन। दे डोंट केयर तुम्हें क्या बुरा लगेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इंडिया को ये जो डरा के रखा जाता है ना कि तुम अरबों से नहीं मुसलमानों को नाराज करोगे, अरब तेल देना बंद कर देंगे, तुम अगर ये करोगे तो वेस्ट जो है तुम्हारे को बिजनेस नहीं देगा। इस तरीके से इंडिया को 80 साल तक पिछले जो है वो डरा के रखा गया कि ये हो जाएगा। इंडिया नीड्स टू बी अनअबैशेडली इंडियन। राष्ट्रवाद, ये सब चीजें नहीं चलती हैं। अगर अरब के पास तेल है तो उतना तेल खरीदने की क्षमता हर किसी के पास नहीं है, वो भारतवर्ष के पास है। उस तेल का आप क्या करोगे जब उसको कोई खरीदार ही नहीं रहेगा। उसी तरीके से अगर वेस्ट के पास गुड्स है तो उस गुड्स का खरीदने वाला जो हाई इंजीनियरिंग गुड्स है उसको खरीदने के लिए इंजीनियरिंग वो इंडस्ट्री भी होनी चाहिए जो इंडिया में लगती है। सो धीरे धीरे इंडियंस आर बिकमिंग इंडियंस। और मेरा मूल मंत्र है विश्व वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम ये नहीं कहता कॉस्ट ऑफ योरसेल्फ। उसमें आपका इंटरेस्ट रहना चाहिए। तो चाइना जो है वो, हम फिर कह रहे हैं चाइना और यूएस की फ्रेंडशिप से हमें कोई दोस्ती नहीं है। मैं उस एनालिसिस में जाऊंगा ही नहीं, वेदर इट वाज अ फेल्ड विजिट और अ सक्सेसफुल विजिट। मेरा कहना है बिल्कुल आप यूएस और चाइना फ्रेंडशिप करें। तो आपको क्या लगता है कि चाइना और यूएस की फ्रेंडशिप हो जाएगी तो उसमें इंडिया एकदम फिट बैठेगा, इंडिया का कोई जो है वो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा? नहीं होगा ऐसा।
दुनिया की कोई फ्रेंडशिप ऐसी नहीं होती, और खासकर जो माइंडसेट है अमेरिकन और चाइनीज का, वो तो एक दूसरे को हराने का है। चाइना जो है वो देखता है 2040 में वो अमेरिका से कह रहा है कि तुम अपनी जगह छोड़ो, वो जगह हम लेना चाहते हैं। दे आर सिंपली, जिसे कह लिए, ताल ठोक रहे हैं कि वर्ल्ड लीडरशिप हमारे पास आनी चाहिए। हम डिसाइड करेंगे विश्व कैसे चलेगा, हम बताएंगे कि कौन कैसे विश्व में कितना से रखेगा। अमेरिका इज नॉट रेडी टू, या वेस्ट इज नॉट रेडी टू गिव अप सो सून। बिल्कुल, बहरहाल अमेरिका की अब वो पहले वाली पोजीशन नहीं रही जो पहले थी, और तमाम कंट्रीज हाथ जोड़ के खड़ी रहती नहीं। मेरा ख्याल है वो हो ईरान के बाद जो है, कम से कम वो पोजीशन जो है वो अब पहले जैसी नहीं रही, और इस तरफ जो है अब शायद ट्रम्प को और अमेरिका को भी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जो आज आया, देखा, सुना, सबका शुक्रिया। और देर में कह रहे, लेकिन बहरहाल हैप्पी संडे। थैंक यू।